24 दिसंबर 1999 नेपाल की राजधानी काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्रिसमस से एक दिन पहले की सर्द शाम को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो रही थी। दूसरी ओर आतंकवादी समूह हरकत उल मुजाहिदीन के 5 सदस्य इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सन्नी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शकीर काठमांडू हवाई अड्डे पर इस फ्लाइट के लिए चेक इन कर रहे थे। इन अपहरणकर्ताओं ने खुद के लिए चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर जैसे कोड नामों का इस्तेमाल किया था। इंडियन एयरलाइंस के इस विमान में 11 चालक दल के सदस्यों समेत 190 यात्री सवार थे। फ्लाइट के कैप्टन थे देवी शरण और उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जागिया। इन अपहरणकर्ताओं के लिए टिकट 3 अलग अलग टूर एजेंसियों के जरिए झूठे नामों के तहत बुक किए गए थे और 13 दिसंबर को बुकिंग बदल दी गई थी। अपनी 1 घंटा 20 मिनट की एक छोटी सी उड़ान में ये विमान दिल्ली पहुंचने वाला था। विमान ने भारतीय समय अनुसार 4 बजे काठमांडू हवाई अड्डे से उड़ान भरी। लगभग 39 मिनट बाद जब विमान इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ और विमान में ड्रिंक्स परोसी जा रही थी, ठीक तभी मास्क पहने हुआ एक शख्स अपने हाथ में रिवॉल्वर और ग्रेनेड लिए हुए कॉकपिट में दाखिल हुआ। कुछ ही समय में इन अपहरणकर्ताओं ने विमान के पायलटों समेत पूरे विमान में यात्रियों को काबू कर लिया। उन्होंने फ्लाइट में पुरुष यात्रियों को महिलाओं से अलग करना शुरू कर दिया और फ्लाइट में यात्री एक दूसरे से अलग हो गए। इस बीच पायलट ने अपहरणकर्ताओं से नजर बचाकर एक इमरजेंसी ट्रांसपाउंडर दबाया, जिससे 4:56 पर दिल्ली के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक ये जानकारी पहुंच गई कि काठमांडू से दिल्ली आने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC-814 में कुछ गड़बड़ी है। इन अपहरणकर्ताओं ने पायलट को पश्चिम की ओर उड़ान भरने का आदेश दिया और विमान को काबुल ले जाने के लिए कहा, लेकिन पायलट ने कहा कि उनके पास विमान में इतना ईंधन नहीं है कि विमान काबुल तक पहुंच सके। अपहरणकर्ताओं ने विमान को लाहौर ले जाने का आदेश दिया, लेकिन लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को अपने यहां उतारने से मना कर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री ने इस स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक अहम बैठक बुलाई। 6:04 पर पायलट ने भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रेडियो पर बताया कि उनके पास सिर्फ 1 घंटे का ईंधन बचा है और पाकिस्तानी ATC ने लाहौर में उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने दिल्ली ATC से कहा कि वे पाकिस्तान से संपर्क करके विमान को उतारने की अनुमति प्राप्त करें, क्योंकि अपहरणकर्ता भारत में उतरना नहीं चाहते और उन्होंने पहले ही धमकी दी थी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे 10 बंधकों को तुरंत मार देंगे। शाम 6:30 बजे पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन ने विमान को लाहौर में उतारने की परमिशन मांगी, लेकिन उसे मना कर दिया गया। आखिरकार पायलट अपहरणकर्ताओं को अमृतसर हवाई अड्डे पर विमान उतारने के लिए तैयार करने पर कामयाब हुए। ये बताए जाने पर कि आगे जाने के लिए विमान में ईंधन नहीं है, अपहरणकर्ताओं ने कैप्टन को विमान को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारने की अनुमति दे दी। अमृतसर में उतरने पर कैप्टन ने विमान के लिए तुरंत ईंधन भरने का अनुरोध किया। इस बीच अपहरणकर्ताओं ने विमान के अमृतसर में रहने के दौरान स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। जब लंबे समय तक टैंकर ट्रक नहीं पहुंचा तो अपहरणकर्ताओं ने एक जर्मन नागरिक सतनाम सिंह और एक भारतीय रुपिन कत्याल पर चाकू से वार कर दिया। पायलट ने ATC से संपर्क कर बताया कि अपहरणकर्ता क्लाश्चिकोव राइफलों से लैस हैं और उन्होंने बंधकों को मारना शुरू कर दिया है। अमृतसर हवाई अड्डे पर पंजाब पुलिस के कमांडो मौजूद थे, लेकिन वे बिना आदेश के कार्यवाही नहीं कर सकते थे। जब आखिरकार एक ईंधन भरने वाला बोजर विमान के पास भेजा गया तो अपहरणकर्ताओं की घबराहट और बढ़ गई। अपहरणकर्ताओं ने पायलट को विमान को उड़ाने के आदेश दिए। पायलट उन्हें समझाते रह गए कि विमान में ईंधन नहीं है और विमान क्रैश हो सकता है, लेकिन अपहरणकर्ता नहीं माने।
तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा ने बाद में खुलासा किया था। बोजर में एक स्नाइपर छिपाने के लिए कहा गया था, जो विमान को निष्क्रिय करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर गोली चला सकता था। उस विमान में मौजूद गवाहों ने अपने बयान में कहा, 5 यात्रियों को हाथ बांधकर आगे की ओर की सीटों पर बैठाया गया और अपहरणकर्ताओं ने धमकी दी थी कि अगर विमान तुरंत उड़ान नहीं भरता है तो वे बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। विमान के कैप्टन देवी शरण ने बाद में बताया कि उन्हें यात्रियों को मारने से रोकने के लिए कोई फैसला लेना पड़ा। उड़ान भरने की कोई मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद विमान ने 7:47 पर अमृतसर हवाई अड्डे से उड़ान भरी। जब विमान लाहौर के नजदीक पहुंचा तो पायलट ने विमान को लाहौर हवाई अड्डे पर उतारने की अनुमति मांगी, जिसे पाकिस्तानी एटीसी ने मना कर दिया। जब विमान ने लैंडिंग करने की कोशिश की तो उसे रोकने के लिए लाहौर हवाई अड्डे पर सभी लाइट्स और नेविगेशनल सहायताएं बंद कर दी गईं। क्योंकि विमान को अमृतसर में ईंधन नहीं दिया गया था, इसलिए उसका ईंधन खत्म हो रहा था। आखिरकार कैप्टन शरण ने विमान को क्रैश लैंड करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने हाईवे पर विमान को उतारने की कोशिश की, ठीक तभी पाकिस्तानी एटीसी ने नेविगेशनल सहायता चालू कर दी और विमान को हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति दी। IC-814 विमान 8:01 पर लाहौर में उतरा। कैप्टन शरण के अनुसार अपहरणकर्ता विमान में सवार कुछ महिलाओं और बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। उस समय पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त जी पार्थ सारथी ने बाद में कहा कि वह पाकिस्तान से विमान को उड़ान भरने से रोकने का अनुरोध करते रहे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। जब तक पार्थ सारथी हवाई अड्डे पर पहुंचे तब तक विमान में ईंधन भर दिया गया था और उसे हवाई अड्डे से रवाना होने की अनुमति दे दी गई थी। विमान ने लाहौर से लगभग 8:32 पर उड़ान भरी। अपहरणकर्ताओं ने विमान को काबुल ले जाने के लिए कहा, लेकिन जब पायलट ने काबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान को काबुल हवाई अड्डे पर उतारने की अनुमति मांगी तो काबुल एयरपोर्ट ने ये कहते हुए विमान को अपने यहां उतारने से मना कर दिया कि काबुल हवाई अड्डे पर रात के समय विमान को उतारने की कोई सुविधा नहीं है। आखिरकार विमान को दुबई के अल मिन्हाद एयरबेस पर उतारने की इजाजत मिल गई। विमान रात 1:32 पर दुबई के अल मिन्हाद एयरबेस पर उतरा। यूएई के अधिकारियों और अपहरणकर्ताओं के बीच बातचीत के बाद विमान को ईंधन देने के बदले 27 यात्रियों को रिहा कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल 25 वर्षीय पुरुष बंधक कत्याल का शव, जिसे पहले चाकू मारा गया था, को भी दुबई में उतार दिया गया। इस बीच यूएई के अधिकारियों ने विमान को और देर तक हवाई अड्डे पर रुकवाने के लिए खाने पीने से भरे ट्रक विमान की ओर भेजे, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने पायलट को उड़ान भरने के लिए मजबूर किया और सुबह 6:20 पर विमान ने हवाई अड्डे से उड़ान भरी। बाद में विमान के कैप्टन शरण ने कहा, वो विमान को उड़ान भरने से रोकने के लिए उसे क्रैश करने का ऑप्शन चुन सकते थे, लेकिन इससे आग लगने का खतरा था, क्योंकि विमान अभी ईंधन से भरा हुआ था और वो अधिकारियों की अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने विमान को अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिमी शहर कांधार ले जाने का आदेश दिया। विमान 8:33 पर कांधार हवाई अड्डे पर उतरा। कांधार तालिबान के नियंत्रण में था और विमान के वहां उतरने के बाद भारत को अपहरणकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए तालिबानी अधिकारियों के साथ बातचीत करनी थी। क्योंकि भारत ने तालिबान के शासन को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी थी, इसलिए इसने इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग से एक अधिकारी को कंधार भेजा और संयुक्त राष्ट्र ने भी वार्ताकारों को यहां भेजा। यात्रियों ने बाद में अपने बयान में बताया, उन्हें विमान में पूरा खाना नहीं मिला और उनके पास पीने के पानी और साफ सफाई तक की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इस बीच तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बंधकों के बदले कैदियों की किसी भी रिहाई का विरोध किया, जबकि विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने
तालिबान के साथ बातचीत करने की वकालत की। 27 दिसंबर को भारत सरकार ने गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक काटजू के नेतृत्व में वार्ताकारों की एक टीम अजीत डोभाल और सीडी सहाय के अधिकारियों के साथ कांधार भेजी। वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि तालिबान के अधिकारियों ने भारतीय विशेष बलों को गुप्त ऑपरेशन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और अपने स्वयं के विशेष बलों को भी ऐसा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। किसी भी तरह की कोई सैन्य कार्यवाही को रोकने के लिए तालिबान के अधिकारियों ने बाद में विमान को टैंकों से घेर लिया। भारत के वर्तमान सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बाद में बताया, अपहरणकर्ताओं को कन्नार में आईएसआई से सक्रिय समर्थन मिल रहा था और आईएसआई उन सभी दबावों को रोक रही थी जो भारत अपहरणकर्ताओं पर डालने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब है कि उनके सुरक्षित निकल जाने की गारंटी थी और उन्हें भागने के रास्ते पर बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर अपहरणकर्ताओं को आईएसआई से सक्रिय समर्थन नहीं मिल रहा होता तो भारत इस अपहरण की समस्या को सुलझा सकता था। 27 दिसंबर को एक स्थानीय समाचार पत्र से बात करते हुए एक तालिबानी अधिकारी ने कहा, अपहरणकर्ताओं को या तो अफगानिस्तान छोड़ देना चाहिए या अपने हथियार टाल देने चाहिए। आखिरकार 27 दिसंबर को अपहरणकर्ताओं ने 3 मांगे रखी, जिनमें कई भारतीय जेलों में बंद 36 कैदियों की रिहाई, सज्जाद अफगानी का शव और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर शामिल थे। सज्जाद अफगानी हरकत उल मुजाहिदीन का संस्थापक था, जिसे पहले भारतीय अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और बाद में 1999 में जेल से भागने के दौरान उसका एनकाउंटर कर दिया गया था। आखिरकार मांग 3 कैदियों मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर की रिहाई पर जाकर बनी। मौलाना मसूद अजहर को 1994 में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था, जबकि उमर शेख को 1994 में विदेशियों के अपहरण के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। मुश्ताक जरगर, जिसके खिलाफ कम से कम 3 दर्जन हत्या के मामले दर्ज थे, को 15 मई 1992 को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 30 दिसंबर को रॉ के प्रमुख एएस दुलत ने जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से उन कैदियों को रिहा करने के लिए बातचीत शुरू की जो उस समय जम्मू कश्मीर राज्य की जेलों में बंद थे। फारूक अब्दुल्ला ने इन कैदियों को रिहा करने का घोर विरोध किया, लेकिन जब दुलत की उनके साथ लंबी बातचीत हुई तब वे अब्दुल्ला को यह समझाने में कामयाब हो गए कि उन अपराधियों की रिहाई से ज्यादा विमान में बैठे यात्रियों का जीवन ज्यादा कीमती है। इसके बाद अब्दुल्ला इन आतंकवादियों की रिहाई पर सहमत हो गए। मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर को एक विशेष विमान से कांधार ले जाया गया। इस विमान में उस समय भारत के तात्कालिक विदेश मंत्री जसवंत सिंह भी मौजूद थे। वे इसलिए साथ में गए थे ताकि अगर अचानक कोई फैसला लेना पड़े तो उस पर कोई देरी ना हो। इसके बाद विमान में सवार 5 अपहरणकर्ता इंडियन एयरलाइंस ने काठमांडू से आने जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया और नेपाल द्वारा भारत को काठमांडू हवाई अड्डे पर पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिए जाने के बाद इंडियन एयरलाइंस ने तकरीबन 5 महीने बाद 1 जून 2000 को अपनी काठमांडू सेवाएं फिर से शुरू की। नेपाल ने हवाई अड्डे पर एक अतिरिक्त एक्सरे मशीन लगाने और भारतीय सुरक्षा कर्मियों द्वारा यात्रियों की अंतिम जांच करने पर भी सहमति जताई। जनवरी 2000 में भारतीय हवाई अड्डों की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को सौंप दी गई। 29 दिसंबर को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने मुंबई में अब्दुल लतीफ के पाकिस्तान से किए गए एक फोन कॉल को इंटरसेप्ट किया। फोन कॉल में लतीफ को लंदन में एक समाचार एजेंसी से कांटेक्ट करने और ये सूचित करने का निर्देश दिया गया था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अपहरणकर्ता विमान को उड़ा देंगे। इस मामले की जांच भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने की, जिसने अपहरण के लिए 10 लोगों पर आरोप तय किए। लतीफ के साथ दिलीप कुमार भुजेल और एक नेपाली नागरिक यूसुफ नेपाली, जिन्होंने अपहरणकर्ताओं को सहायता प्रदान की थी, को इस घटना के लिए दोषी ठहराया गया। रिहा किए गए 3 आतंकियों में से एक मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान लौट गया। रिहाई के बाद उसने बहुत जल्द उग्रवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद बना लिया।
इस संगठन ने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए हमले के साथ साथ कई हमलों में अपना रोल निभाया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हमलों में भी यही संगठन शामिल था। दूसरा आतंकी उमर शेख 11 सितंबर को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराने वाले 2 में से एक विमान के पायलट मोहम्मद अत्ता का मुख्य फाइनेंसर बताया जाता है। उसे 2022 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के लिए गिरफ्तार किया और मौत की सजा सुनाई। मुश्ताक अहमद जरगर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहता है। वो उग्रवादी गुट अल उमर मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा है। अपनी रिहाई के बाद से जरगर ने पाकिस्तानी प्रशासित जम्मू और कश्मीर में इस्लामी आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाई है।